अस्सलाम वालेकुम। हम आज हेगल का जो फ़लसफ़ा तारीख़ है, उसके हवाले से कुछ गुज़ारिशात पेश करेंगे और उसको असेस करने की कोशिश करेंगे। हेगल वन ऑफ़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो है वो फ़िलॉसफ़र रहा है यूरोप का, जर्मनी का। उसके ख़्याल में तारीख़ का जो बुनियादी मकसद है, वो प्रोग्रेस ऑफ़ द कॉन्शियसनेस ऑफ़ फ्रीडम है। मसलन एक तरीके से आप आज़ादी का हुसूल समझ लें। अब उसको एक तो लीडिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बड़े सिंपल उसमें समझाया कि आज़ादी से क्या मुराद है। मसलन उसने एक एनालॉजी ड्रा की कि देखें जी, जंगल की ज़िंदगी में आपके पास मदर-पिदर आज़ादी थी, लेकिन हर बंदा दूसरे बंदे से लड़ रहा था। तो वो आपका पहला एक तरीके से समझ लें कि पॉलिटिकल स्टेज है। फिर दूसरा पॉलिटिकल स्टेज आया ऑटोक्रेसी का, डिक्टेटरशिप का। तो उसमें ये हुआ कि एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है आपकी ख़त्म हो गई और एब्सोल्यूट जो आमरीत है वो आ गई। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि अमन व अमान हो गया। मसलन जंगल की ज़िंदगी में किसी की जंगल का जो नक्शा था या जंगल की जो लाइफ़ थी, उसमें किसी की ज़िंदगी महफूज़ नहीं थी, हर बंदा लड़ रहा था। जिस तरह थॉमस हॉब्स ने भी कहा कि लाइफ़ वाज़ शॉर्ट, ब्रूटिश एंड सॉलिटरी। तो डिक्टेटरशिप में आपको अमन व अमान मिल गया, लाइफ़ मिल गई, लेकिन आपकी फ्रीडम छिन गई। लेकिन जंगल की फ्रीडम और डिक्टेटरशिप के अमन व अमान से एक नई चीज इमर्ज हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शक्ल में, जहां पर आपके राइट्स भी प्रिजर्व हुए एक तरीके से और आपको फ्रीडम भी मिली, अमन व अमान भी हुआ और फ्रीडम भी मिली। लेकिन उसने ग्लोबल हिस्ट्री को जो है वो तीन स्टेज में तकसीम किया। उसमें ओरिएंटल, चाइना, इंडिया और पर्शिया को जो है उसने एक तरीके से ह्यूमन कॉन्शियसनेस का अर्ली स्टेज करार दिया, बचपन जिसे आप कहते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि उसमें वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ ऑटोक्रेसी थी, डिक्टेटरशिप थी, एक बंदे को आज़ादी थी, बकिया सारे लोगों को आज़ादी नहीं थी। तो जो उनके आम ख़्याल यही है कि ईस्ट में जितने जो डेस्पोट हैं, ईस्ट में जो हुकूमतें थीं या जो मुआशरे थे, यहाँ पर एक बंदा हुकूमत करता था और उसकी बदमाशी चलती थी, तो इन रियलिटी आज़ादी सिर्फ़ उसी तक महदूद थी। जब ये मामला ग्रीक गया, तो ग्रीक में लाज़िमी बात है किसी हद तक डेमोक्रेसी थी, हालाँकि हेगल इस बात को ग़ालिबन नज़रअंदाज़ करता है कि स्पार्टा में डिक्टेटरशिप थी। सॉरी, या स्पार्टा में डिक्टेटरशिप थी और एथेंस में डेमोक्रेसी थी। लेकिन एनीवे, क्योंकि सिटी स्टेट जो ग्रीक की थी, उसमें सिटी स्टेट में बहुत सारों को जो है वो अ, जमहूरियत नसीब थी। हालांकि वहाँ पे वो फेजेस आते रहे, डिक्टेटरशिप के भी फेजेस आते रहे। तो वहाँ पर वो कहता है कि किसी हद तक लोगों को आज़ादी मिली। मसलन जैसे एथेंस की 4 लाख की आबादी में 2.5 लाख गुलाम थे, तो उनको तो नेचुरली आज़ादी नहीं थी। फिर एलियंस को वोट का राइट नहीं था, जो अजनबी थे या गैर मुल्की थे, उनको वोट का राइट नहीं था, तो लिमिटेड वो था। तो जो ईस्ट में वहाँ पर आपकी पर्शिया में, इंडिया में, चाइना में सिर्फ हाकिम को फ्रीडम हासिल थी या आज़ादी हासिल थी। और यहाँ क्या हुआ कि ग्रीक में या रोम में जो आज़ादी है वो चंद लोगों तक आ गई। तो वो उसको एक तरीके से, ग्रीक को एडोलेसेंस कहता है और रोम को जो है वो मैनहुड आप कह सकते हैं कि रोम को, कुछ कुछ मुफक्किरीन ने लिखा है कि रोम और ग्रीक को ऑलमोस्ट ही लम्प्स बोथ थिंग टुगेदर। तो वहाँ पर आज़ादी थी। जैसे रोम में सेनेट था, तो मुख्तलिफ लोगों को शहरी हुकूक हासिल थे। अगेन ये सवाल पैदा होता है कि वो आज़ादी किस हद तक थी। और फाइनली फिर ये जो थर्ड स्टेज इन अ वे है, जर्मन स्टेट है, प्रोशियन स्टेट है या वेस्टर्न यूरोप है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आ गई और सबको आज़ादी मिल गई और उनको ये इस बात से वो अवेयर भी थे कि उनको आज़ादी मिल गई, तो ये फाइनल स्टेज है। लेकिन अब इसको अगर आप क्रिटिकली असेस करें कि एक तो ये है कि जो ईस्टर्न कंट्रीज में ये बड़ा हेगल का बायस है कि उसको ये पता नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरी जगहों पे मेंशन किया कि हिंदुस्तान में पंचायती निज़ाम होता था, जहां पर मुकामी सतह पर फैसले खुद किए जाते थे। जहां तक ये ताल्लुक है कि लोकल रूलर्स होते थे, तो वो लोकल रूलर्स जो है वो खाली पर्शिया, इंडिया
یا چائنا میں نہیں ہوتے تھے، یہ تقریباً یہ حالت پوری دنیا میں ہوتی تھی کہ مقامی حکمراں ہوتے تھے۔ روم نے آف کورس امپائرز وغیرہ بنائی، لیکن چائنا خود ایک امپائر کے برابر ملک تھا، انڈیا خود امپائر کے برابر ملک تھا، اور پرشیا تو ایک بہت بڑی امپائر تھی۔ اب یہاں پر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن فریڈم کو، کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ وہ پولیٹیکل فریڈم ہے، وہ سوچنے کی فریڈم ہے، وہ تنقید کرنے کی فریڈم ہے، وہ روایتی خیالات سے ہٹ کر بات کرنے کی فریڈم ہے۔ اگر اس کو مختلف انداز میں دیکھیں تو پھر تو ہیگل کی بات بہت غلط ہے، کیونکہ پرشیا واز دا فرسٹ کنٹری، اور رادر ون آف دی پرشین ایمپررز واز دا فرسٹ ایمپرر جس نے غلامی کو جو ہے وہ ختم کیا، ایبولش کیا۔ تو بل آف رائٹس کی اگر آپ بات کریں، یونائٹڈ نیشن کے میں جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کریں، اس کی حوالے سے جو تحریریں ہیں اس میں آپ کو مل جائے گا، ون آف دی پرشین جو ایمپررز تھا، غالباً سائرس دا گریٹ تھا، اس نے یہ آزادی تھی، اور اس نے یہودیوں کا بھی جو ٹیمپل وغیرہ ٹوٹا تھا اس کو بنوایا۔ تو اگر آپ ریلیجس فریڈمز کی بات کرتے ہیں وہ وہاں پر ہے، آپ ہیومن فریڈم کی، فزیکل فریڈم کی بات کرتے ہیں وہ پرشیا میں ہے۔ اب آپ خیالات کے حوالے سے بات کر لیں، اور یہ برٹن رسل نے بھی لکھا تھا کہ یورپ میں یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی، ان اے وے ہی سیڈ کہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ یا مختلف مذاہب کے لوگوں سے نفرت کی جاتی تھی، لیکن چائنا میں مذہبی آزادی کا یہ عالم تھا کہ ایک بھائی جو ہے تاوسٹ ہو سکتا تھا، تاؤ کا فالوور ہو سکتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ کنفیوشس کا فالوور ہو سکتا تھا، دونوں رہتے تھے۔ اب اگر ہم غیر روایتی خیالات کی بات کریں تو یہ تو پھر بڑا، ہندوستان میں تو بہت آزادی تھی اس حوالے سے۔ چرواکاس اسکول آف تھاٹ جو ہے، اس نے وہ باتیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں بھی کی جو یورپ میں 16 سینچری تک لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ پروٹیسٹنٹ موومنٹ جب شروع ہوئی، جب کہیں جا کے انہوں نے ہلکے ہلکے بولنا شروع کیا، مثلا چرواکاز اسکول آف تھاٹ کے مختلف لوگوں نے یہ وید لکھنے والوں کو بفون قرار دیا، ان کو جو ہے ایک طریقے سے چور اچکا قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی خدا، کوئی آخرت نہیں ہے، یہی دنیا ہے، یہی میٹر ہے، اس کا دنیا کا کوئی تخلیق کار نہیں ہے۔ یہ باتیں یورپ میں جا کر ایک بہت بعد میں شروع ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی میچور ڈسکشن، اتنی میچور فلسفے کو آپ ہیومن سیولائزیشن کا یا ہیومن کانشیسنیس کا چائلڈہڈ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ یہ بڑا پرو ویسٹرن اور بائسڈ ہے۔ اسی طرح جو غلامی یورپ میں 1830 کے بعد ختم ہو رہی ہے، اس غلامی کو پرشیا کا ون آف دا ایمپرر جو ہے وہ ایون حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ جو مذہبی آزادی یورپ کو ہلکے ہلکے ملنا شروع ہوئی ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے 1648 سے، وہ ریلیجس فریڈم ہندوستان میں بھی موجود تھی، جہاں جین مت کے ماننے والے، بدھ مت کے ماننے والے، اور دوسرے چائنا میں تاؤ اور کنفیوشس، ان کو آزادی دی۔ پرشیا میں جو پرشین ایمپرر تھا، اس کی سلطنت میں جتنی ریاستیں تھیں جو ویسلیج تھیں، ان سب کو مکمل آزادی تھی۔ تو ہیومن کانشیسنیس کا پھر آپ اس کو چائلڈہڈ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے، بائسڈ ہے۔ اب آ جائیں رومن اس پر اور گریک اس پر۔ تو گریک اس میں جس طرح الیگزینڈر نے پوری دنیا میں لوٹ مار کی، بڑے پیمانے پہ غلاموں کو لے کر آیا، اب وہ پتہ نہیں، وہ فریڈم جو ہے وہ نیچرلی وہ محدود فریڈم تھی، لیکن اس نے جو ہیگل نے بات کی، وہ یونانی شہریوں کی بات کی کہ یونانی شہریوں میں سے کچھ شہریوں کو، بلکہ یونان کی جو آبادی تھی ان میں سے کچھ شہریوں کو جو آزاد شہری تھے ان کو ووٹ کا رائٹ تھا۔ لیکن بھائی وہ جو الیگزینڈر نے جن علاقوں کو کالونیز بنایا، ان کو کیا وہ فریڈم تھی؟ ان کو کیا ووٹ کا رائٹ تھا؟ ان سے کیا ڈیموکریٹک فریڈم کے تحت پوچھ کر اس نے ان پر قبضہ کیا تھا؟ پھر اسی طرح آپ جب آزادی کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑی جان کی آزادی ہوتی ہے۔ پروٹیکشن آف لائف از دا فرسٹ فنڈامنٹل رائٹ کسی بھی انسانی معاشرے میں، اور یہ لازم بات ہے، انسان کو آج بھی موت سے ڈر لگتا ہے، انسان آج بھی زندہ رہنا چاہتا ہے، ماں سوائے چند سرکمسٹنسز کے ہمیشہ سے انسان کی خواہش ہے یہ لائف انسٹنکٹ از یور بیسک انسٹنکٹ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رومنز اور یہ جو گریک جب جنرلز دنیا کے طول و عرض پہ لوٹ مار کرنے کے لیے نکلے، تو کیا انہوں نے انسانوں کا وہ جو بنیادی حق ہے، جینے کا حق، وہ نہیں چھینا؟ خالی جولیس سیزر نے جو
हैगल का वन ऑफ द आइडियल्स है। उसने 1 मिलियन 10 लाख लोग तो खाली गोल में मारे, 10 लाख लोगों की आजादी को सल्ब करके उसने उनको गुलाम बनाया। तो वहां पर फिर उनकी आजादी कहाँ गई? फिर जो ये जिनको सो कॉल्ड ये बारबेरियन ट्राइब्स कहते थे, विसिको, ऑस्ट्रोगोथ, लोम्बार्ड, अल्बानी, फ्रांकिश, ये जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे जिनको ये रोमन्स कहते थे, उनकी आजादी का क्या? उनको क्या आजादी मैसर थी? क्या रोमन ने वो आजादी उन तक एक्सटेंड की? फिर विद इन रोमन एम्पायर प्लेबियन और बहुत सारे दूसरे जो थे उनको आजादी नसीब नहीं थी। स्पार्टकस की लड़ाई और ये सारी लड़ाई उसकी जो है वो गवाही दी थी। आगे आ जाए फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को और इसको कहा कि ये एक तरीके से महराज है, इसमें सबको फ्रीडम मिल गई। एक तो ये टेक्निकली अगर आप देखेंगे इवन यूरोप में भी आप समझते हैं कि वो आज़ादी तमाम इंसानों तक पहुंचनी चाहिए। तो खवातीन को तो 1917 तक यूरोप के कई ममालिक में वोट को राइट नहीं था। सोवियत यूनियन वाज द फर्स्ट कंट्री। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड या अमेरिका के कुछ इलाकों में या काउंटीज में वोट का राइट था, या कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन एज अ स्टेट, मॉडर्न स्टेट, अगर किसी ने वोट का राइट दिया वो तो सोवियत यूनियन ने दिया। इवन बर्तानिया में 1920 तक औरत को वोट का राइट नहीं था, और इनिशियली जो उसको वोट का राइट मिला है वो तकरीबन जो है वो 30 साल की एज थी। फ्रांस में बहुत बाद में मिला है खवातीन को वोट का राइट। अमेरिका को में भी 1917 के बाद मिला है मुख्तलिफ स्टेट्स में। और एक बड़ी तादाद में मजदूरों को भी 19 सेंचुरी तक जो है वो 19 सेंचुरी में उनको वोट का राइट मिलना शुरू हुआ है। जब मजदूरों को एक तवील अरसे तक आप मैग्ना कार्टा से देखें तो वो फ्रीडम उन तक तो नहीं थी। फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस यूरोप को आप कल्मिनेशन कह रहे हैं फ्रीडम का, उसने जो पूरी दुनिया की फ्रीडम सलब की उसको आप बात ही नहीं करते। और ये हैगल का बहुत बड़ा तासुब है। रोसो ने जो जनरल विल का कॉन्सेप्ट लिया वो एराक्वाई और दूसरे ट्राइब्स से लिया, जो साउथ सेंट्रल अमेरिका में मुख्तलिफ रेड इंडियंस के ट्राइब्स थे, वहां पर ज्यादा फ्रीडम थी। वहां पर एक सरदार की अथॉरिटी को एक बंदा यस भी कह सकता था, नो भी कह सकता था। सरदार उसके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले सकता था। वहां पर वो जो है ट्राइब की कन्फेडरेसी होती थी, इंटरनली वो बिल्कुल खुद मुख्तार थे। तो जब ट्राइब्स इंटरनली बिल्कुल खुद मुख्तार होंगे, उन पर फ्रीडम की डेफिनेशन कैसे नहीं अप्लाई होगी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले तकरीबन जो है वो दुनिया का 35% हिस्सा अकॉर्डिंग टू जेरन डायमंड वो वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स के कब्जे में आ गया था। और 1945 तक तकरीबन 85% जो कब्जा था वो वेस्टर्न कॉलोनियल पावर के पास आ गया। 45 तक वो नहीं रहा, लेकिन हेगल के अपने दौर में कॉलोनाइजेशन थी और अच्छी खासी थी। साउथ और सेंट्रल अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का तो जनाजा निकाल दिया था उस वक्त तक वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स ने। वहां पे तकरीबन सारे ही वेस्टर्न कॉलोनियल पावर्स वो हो गए थे। जो 10 करोड़ से ज्यादा अपने रेड इंडियंस मारे हैं, उनकी जो जिंदा रहने की आजादी, जो फर्स्ट राइट है, वो सलब किया। तो मसलन ये जो यूरोप जिसको आप पीक कह रहे हैं कि आजादी की मेराज यहाँ पर हुई, यहाँ पे लोग भी आजाद थे, एक तो ये कि प्रैक्टिकली वो इवन हैगल के दौर में वो गलत बात है, क्योंकि हैगल के दौर में भी जो इनफ्रेंचाइजमेंट थी वो लिमिटेड थी। किसी भी मुल्क में यूनिवर्सल इन्फ्रेंचाइजमेंट नहीं थी। यूनिवर्सल सफरेज जो है वो हैगल के बाद आई है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, स्पेशली अगर उस यूनिवर्सल सफरेज में आप खवातीन को शामिल करें। तो हैगल का ये जो तस्वुर है वो हर हवाले से, एक तो मशरिक के हवाले से बायस है, और मगरिब के हवाले से वो बिल्कुल फैक्चुअल नहीं है। क्योंकि मगरिब में जिन लोगों को आज़ादी थी वो एक महदूद तबका था, लिहाजा ये व्यू मेरे ख्याल में टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये किसी हद तक एलिटिस्ट और किसी हद तक जो है वो अपर क्लास और अशराफिया के करीब है। क्योंकि यूरोप की आम जनता को भी जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम उसको हासिल होनी चाहिए थी, वो कम से कम हैगल के दौर तक मौजूद नहीं थी।